तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स इजी। तो कैसे हो बच्चों आप सब? अरे जिसको देखो वही 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से घबरा रहा है। ये बात क्या है भाई, चक्कर क्या है? आखिर इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो आप इतना घबरा रहे हो? अगर 3 छोटे छोटे से कंसेप्ट समझ लेना तो ये पूरा चैप्टर हो जाएगा क्लियर। अब चूंकि बच्चों बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर दें और 1 घंटे से भी कम टाइम में 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की कहानी शुरू होती है बच्चों यहाँ से। अब नाम ही है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो बेसिकली 3 एक्सेस एक्स वाई जेड एक्सेस होते हैं। ये है ओरिजिन। अब इमेजिन कीजिए कि ओरिजिन में एक पॉइंट पी कुछ इस टाइप से है। पी पॉइंट यहाँ पे है तो हमें कुछ एक लाइन ओपी मिलेगी। ये ओपी लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाती होगी। सपोज ये लाइन ओपी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। अल्फा बीटा गामा में हम अगर ले ले कॉस यानी कि कोसाइन तो बन जाता है डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि 3D प्लेन में कोई एक पॉइंट P है, अगर इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, इसको ओरिजिन से मिला लेते हैं तो OP लाइन मिलती है। ये OP लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बनाती है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाती है, जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बनाती है। अल्फ़ा बीटा गामा को अगर हम लगा दें कॉस तो बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जिसे L, M और N कहते हैं। ये डायरेक्शन कोसाइन L, M, N इन शॉर्ट हम लोग DCS कह सकते हैं इन्हें। अब अगर इमेजिन करिए 3 नंबर्स जो कि DCS के प्रोपोर्शनल हो, यानी कि 3 ऐसे नंबर जो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा के प्रोपोर्शनल हो, उन्हें कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो LMN थे डायरेक्शन कोसाइन और ABC हैं डायरेक्शन रेशियोज। इतनी कहानी समझ में आई आपको? अब अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं तो क्या हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M इज इक्वल टू B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड N इज इक्वल टू C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यानी अगर आपके पास किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो आप उससे कोसाइन निकाल सकते हैं। तो ये थ्योरी तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गई है, लेकिन अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? इसके क्वेश्चंस बनते हैं, हमें एक वेक्टर दिया होगा और पूछा जाएगा कि इसके डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइन निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे? याद रखिए, अगर जो वेक्टर दिया है ना, वेक्टर का I कंपोनेंट, J कंपोनेंट और K कंपोनेंट, ये कुछ होते हैं। क्या होते हैं? यही होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। यानी किसी भी वेक्टर में जो I, J, K कंपोनेंट है वो कुछ और नहीं है बल्कि A, B और C ही है। अब मैंने कहा कि अगर आपके पास A, B, C है तो आप LMN निकाल सकते हो। बस इनको A, B, C मानिए और इस जगह पे रख दीजिए और निकाल लीजिए LMNN इस फॉर्मूले से। आई बात समझ में? यानी कि अगर हमें 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें एक वेक्टर दिया है, हम सबसे पहले इस वेक्टर में से ABC उठाएंगे। जैसे ही मुझे ABC मिल जाएंगे, ABC को हम रख देंगे इस जगह पे बच्चों, तो हमें LMN मिल जाएंगे। ये LMN ही तो डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन हमें समझ में आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको वेक्टर ही दिया हो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कि आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हैं A और B, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन निकालिए। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको क्या करना है? पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालना है। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो? किसी पॉइंट से। डायरेक्शन रेशियोज पॉइंट से होते हैं। x2 माइनस x1 A हो जाता है, y2 माइनस y1 B हो जाता है और z2 माइनस z1 C हो जाता है। हमें डायरेक्शन रेशियोज कैसे मिलेंगे? उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, उनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उनके z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। इससे आपको मिल जाता है क्या? डायरेक्शन रेशियोज। और जैसे ही डायरेक्शन रेशियोज आपको मिले, आप इधर फिर से रख दीजिए तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन होते क्या है, ये बात समझ में आई। 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए। टाइप 1 जब आपको वेक्टर दिया हो
तो वेक्टर से हम ए, बी और सी उठाएंगे। जैसे ही हमें ए, बी, सी मिल जाएंगे हम इस जगह पे रख देंगे तो हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। टाइप 1, टाइप 2 जिसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए होंगे और इसमें से हमें बोला जाएगा कि डायरेक्शन रेशियोज बताइए। तो आप उनके एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी मिलेगा, जेड कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी मिलेगा। ए, बी, सी ही तो डायरेक्शन रेशियोज हैं, उसको यहाँ रख देंगे तो कोसाइन मिलेगा। अब इसके थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि होता है कि अगर हमें दिया हो कि OP एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, यानी अल्फ़ा दे दिया हो, बीटा दे दिया हो और गामा दे दिया हो। अगर अल्फ़ा, बीटा, गामा दे दिया हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कॉस अल्फ़ा L, कॉस बीटा M, कॉस गामा N। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस इसके बनते हैं। NCERT में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे 11.1 में। आप देख सकते हो 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 में अल्फ़ा, बीटा, गामा दे रखा है। तो आपको क्या करना है, कॉस लगा देना है। तो L इज इक्वल टू कॉस 90, M इज इक्वल टू कॉस 135, N इज इक्वल टू कॉस 45। तो डायरेक्शन रेशियो को साइन ऐसे निकाल लेंगे। इसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन और कर लीजिएगा इस एक्सरसाइज के। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं उन्होंने -18, B इज इक्वल टू 12 और C इज इक्वल टू -4। ABC दे रखे हैं, क्या आप LMN निकाल पाओगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद इसमें छोटा सा कंसेप्ट होता है कोलीनियर का। जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, कोलीनियर। कोलीनियर कब प्रूफ होगा, अगर जैसे 3 पॉइंट्स दिए हैं A, B और C, ठीक है। आप पहले क्या करिए, AB के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए। कैसे, इस तरह से ये पॉइंट दिए हैं, मैंने क्या कहा, डायरेक्शन रेशियोज ऐसे मिलेंगे। फिर आप BC के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए। कैसे, इस तरह से। अगर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC आर प्रोपोर्शनल, जैसे कि ये 10 हो गए और ये 20 हो गए, तो ये प्रोपोर्शनल है। ये -5 है और ये -15 है, ये भी प्रोपोर्शनल है। अगर 3 पॉइंट्स दिए हैं, AB और BC के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हैं, तो वो हो जाते हैं, वो लाइंस क्या हो जाती है, कोलीनियर। तो ये कोलीनियर का क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है। आपको समझ में आ गया, डायरेक्शन रेशियोज हमने अभी बताया कि पॉइंट फॉर्मेट में दिया तो ऐसे डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिएगा। तो 11.1 एक्सरसाइज बस डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन पे है। आई होप आप समझ चुके हो। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे 11.2 और 11.3 और कुछ क्वेश्चन हमें मिसलिनियस के करने हैं, चैप्टर कंप्लीट। तो इसकी जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर के हैं वो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये 2 हैं। तो चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं। 3D का जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो बच्चों ये याद रखिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, हम कुछ भी पढ़ेंगे ना तो हम उसको 2 केसेस में पढ़ेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। पहले हम समझेंगे कि क्या मतलब है इसका, फिर उसके बाद एक को दूसरे में कन्वर्ट करना अपन सीखेंगे। सबसे पहले याद रखिए कि 3D प्लेन में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट A एंड विच इज़ पैरेलल टू अनदर लाइन। मान लीजिए कि हमारी जो लाइन है, ये लाइन है हमारी, ये किसी पॉइंट A से गुजरती है और किसी और लाइन के पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, तो उसको कहते हैं 1 पॉइंट एंड पैरेलल फॉर्म। लाइन का 1 पॉइंट एंड पैरेलल फॉर्म। तो देखिए, अगर हमारी लाइन किसी एक पॉइंट A से जाती है तो पहले आप एक बात समझ लीजिए, उसका मेन समरी क्या है। अगर पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम उसकी पोजीशन ले लेना तो OP, उसको कहते हैं OP वेक्टर। वो कैसे मिलता है, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y, z, तो उसमें बस i, j, k लगा दो, x i कैप प्लस y j k प्लस z k कैप, ये बन गया वेक्टर। किसी भी पॉइंट को हम ऐसे वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे। इसी तरह से लाइन जो है एक पॉइंट A से जाती है, तो A को भी आप वेक्टर में बदलिए। तो लाइन किस पॉइंट से जाती है, x1 y1 z1 से, उसका वेक्टर फॉर्मेट है मान लो x1i प्लस y1j प्लस z1k। मतलब लाइन जो है किसी पॉइंट A से जाती है जिसका वेक्टर फॉर्मेट A वेक्टर है। अब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो किसी और लाइन के पैरेलल है और इस लाइन का
वेक्टर फॉर्मेट है बी वेक्टर। तो ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट से जाती है और किसी दी हुई लाइन के पैरेलल है, उसका इक्वेशन होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आई बात समझ में? उस लाइन का इक्वेशन जो किसी एक पॉइंट ए से जाती है जिसका वेक्टर फॉर्मेट ए वेक्टर है, और किसी और लाइन के पैरेलल है जिसका वेक्टर फॉर्मेट बी वेक्टर है, तो उस लाइन का वेक्टर फॉर्म होता है ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू आर। जब भी हम लाइन के इक्वेशन में आर, ए, बी, लैम्डा, म्यू का यूज़ करते हैं, वो वेक्टर फॉर्मेट होता है। और जब हम लाइन के इक्वेशन में या प्लेन के इक्वेशन में आर की जगह x1, y1, z1 डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन का यूज़ करते हैं, तो वो कार्टेशियन फॉर्मेट होता है। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्मेट में क्या होगा? जो किसी एक पॉइंट से जाती है और दूसरी लाइन के पैरेलल है। लाइन किससे पास हो रही है? लाइन इज पासिंग थ्रू। देखिए कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए है सिर्फ एक पॉइंट जो कि x1 जिससे कि लाइन पास होती है। सिर्फ एक पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास होती है। और लाइन किसके पैरेलल है? मान लीजिए पैरेलल है किसी वेक्टर के, पैरेलल वेक्टर मान लीजिए कि बी वेक्टर दिया है। पैरेलल वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मतलब जो ये फर्स्ट केस है ना, उसमें दो चीज़ें दी रहेंगी, लाइन पास किससे हो रही है और पैरेलल किसके है। तो इसका इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। अब ये ए बी सी कहाँ से आया? जो पैरेलल वेक्टर था ना, पैरेलल वेक्टर था, उससे आपको आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट लेना है, वो बन जाते हैं डायरेक्शन, उसको नीचे रखना है, इतना समझ लीजिए। और लाइन जिससे पास हो रही थी x1, y1, z1, उसको ऐसे सबट्रैक्ट करना है। आई बात समझ में? तो ये है लाइन का कार्टेशियन फॉर्मेट। मैं एक बार और समझाती हूँ। मान लीजिए हमारी लाइन पास हो रही है 1, 2, 3 पॉइंट से और पैरेलल है इस वेक्टर के 4i प्लस 5j प्लस 6k। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से जाती है और इसके पैरेलल है। क्या होगी उस लाइन का कार्टेशियन फॉर्मेट? x माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 6। आई बात समझ में? आपको जो पॉइंट दिया है ना, उसको ऐसे सबट्रैक्ट करना है, इस जगह पे रखना है, और जो पैरेलल वेक्टर है उसको ऐसे नीचे रखना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है ना? तो ये है लाइन का कार्टेशियन फॉर्मेट। अब हम ये समझ रहे थे कि जब भी हमें लाइन वेक्टर में दी है तो हम कार्टेशियन में कैसे बदलेंगे, कार्टेशियन में दी है तो वेक्टर में कैसे बदलेंगे। तो आपको 11.2 में इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो मैं उसी से आपको क्वेश्चन बताती हूँ। आप देख सकते हो 11.2 में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज राइट द वेक्टर फॉर्म। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी है, उससे वेक्टर फॉर्मेट बनाना है। तो कार्टेशियन फॉर्मेट इन्होंने दिया है x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 2, ये दिया है। चलिए, ये लाइन किस फॉर्मेट में है? ऑब्वियसली कार्टेशियन फॉर्मेट में। ठीक है, अब जब हम इससे वेक्टर फॉर्मेट ऑफ लाइन निकालेंगे तो आपको लिखना है r इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में r ही रहता है, r कुछ नहीं होता, r इज इक्वल टू, क्योंकि अब r तो चाहिए, इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। a कहाँ से निकालेंगे? a के लिए आप जो x में से सबट्रैक्ट हो रहा, y में से सबट्रैक्ट हो रहा, z में से सबट्रैक्ट हो रहा, ये उठाओ तो 5i प्लस 4j फिर प्लस 6k, लेकिन यहाँ पे प्लस 4 है तो ये माइनस में हो जाएगा। आई बात समझ में? प्लस लैम्डा b कहाँ से उठाएंगे? ये डिनोमिनेटर से, 3i प्लस 7j प्लस 2k। क्लियर हो गया है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन ये होता है। अगर आपको लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो
ये जो नीचे नीचे है ना उससे उठाइए तो b बनेगा, और जो सबट्रैक्ट हो रहा है उससे a बनेगा। आई होप ये क्लियर हो चुका है आपको। चलिए सपोज हमें एक लाइन दी है वेक्टर फॉर्मेट में और हमें इसका कार्टेशियन फॉर्मेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस, सबसे पहले ये जो है ना ये आपका a है, a प्लस लैम्डा b, a से उठाइए तो x माइनस 3 अपॉन यहाँ ये b है, i कंपोनेंट इसमें क्या है 1 इज इक्वल टू y माइनस 6 अपॉन j कंपोनेंट 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन k कंपोनेंट माइनस 1। तो ऐसे आपको अगर लाइन वेक्टर फॉर्मेट में दी है तो आप कार्टेशियन फॉर्मेट बना सकते हो। आई होप ये क्लियर है। आप पे देखिए 5th क्वेश्चन में हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है वेक्टर और कार्टेशियन में, जो कि पास होती है किससे, पास होती है 2i। 5th क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर दिया है, पहले मैं वेक्टर लिख लेती हूँ, 2i माइनस जे प्लस 4k। हमारी जो लाइन है ना वो जिस पॉइंट से पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, और किसके डायरेक्शन में निकालना है, यानी कि b वेक्टर दिया है i प्लस 2j माइनस k। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें लाइन का कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो बस आपको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म के लिए आपको क्या करना होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, a और b की वैल्यू रख दीजिए, आपका वेक्टर फॉर्मेट आ गया। ये r तो r ही रहेगा, a की वैल्यू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा, और b यानी कि i प्लस 2j माइनस k। ये आ गया लाइन का वेक्टर फॉर्मेट। और कार्टेशियन फॉर्मेट कैसे आएगा, मैंने आपको बोला था कार्टेशियन फॉर्मेट के लिए x माइनस x1 यानी जो पॉइंट है ना 2 और यहाँ से माइनस j कंपोनेंट -1, तो इज इक्वल टू y माइनस -1, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू z माइनस 4, और नीचे क्या रहता है, b से लेना होता है, i कंपोनेंट 1, j कंपोनेंट 2, k कंपोनेंट -1। तो ये है कार्टेशियन फॉर्मेट। तो आई थिंक आपको लाइन का इक्वेशन फर्स्ट फॉर्मेट में समझ में आ गया है। अगर हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना जो दिए हुए पॉइंट से पास होती है और किसी एक वेक्टर के पैरेलल है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, लाइन का 1 पॉइंट फॉर्मेट निकाले थे। अभी हमने क्या पढ़ा था, लाइन का 1 पॉइंट फॉर्मेट पढ़ा था, और अब क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। और अब क्या होगा कि लाइन 2 पॉइंट से पास होगी। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, एंड यू हैव टू फाइंड अ लाइन। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि पहला पॉइंट a है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, सेकेंड पॉइंट b है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। ठीक है, और एक पॉइंट p है उसमें जो कि x y z है, इसकी पोजीशन वेक्टर r, इस पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर a वेक्टर, नेक्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर b वेक्टर। तो यहाँ 3 वेक्टर आपको समझ में आ रहे हैं। तो अगर कोई लाइन 2 गिवन पॉइंट से जाती है तो उसका वेक्टर इक्वेशन होता है, पहले हम लोग निकाल रहे हैं वेक्टर इक्वेशन। उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन जो कि 2 दिए हुए पॉइंट a और b से जाती है, उसका इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन होता है r इज इक्वल टू a वैक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a वैक्टर। आ रही बात समझ में, r वैक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a वैक्टर। बिल्कुल पहला फॉर्मूले जैसा ही है, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। एंड इसका कार्टेशियन फॉर्मेट क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। आ रही बात समझ में, ये हो गया लाइन का 2 पॉइंट फॉर्मेट। लाइन का 2 पॉइंट फॉर्मेट, जब लाइन 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 से पास हो तो उसका वेक्टर फॉर्मेट होता है ये, और कार्टेशियन फॉर्मेट है ये। अब क्वेश्चन क्या अलग होंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं। 2 पॉइंट्स आपको दे रहेंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिए हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है,
और इक्वेशन निकालना है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये था हमारी 11.2 में पहला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, ओरिजिन 0 0 0, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है 5 - 2 3। बस आपको क्या करना है, x1 y1 z1 की जगह x1 y1 z1 की जगह हो जाएगा 0 0 0, और जो दूसरा पॉइंट है ना x2 y2 z2 उसकी जगह हो जाएगा जो आपको सेकेंड पॉइंट दिया है। क्या दिया है सेकेंड पॉइंट, 5 - 2 and 3। तो ये पॉइंट हम बस इस फॉर्मूले में रख देंगे। सबसे इजी होता है कार्टेशियन फॉर्मेट, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि वेक्टर फॉर्मेट भी निकालो। तो जब अपन को पॉइंट इस फॉर्मेट में दिए तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ओरिजिन है तो ओरिजिन से ए वेक्टर निकालो। तो क्या आएगा, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ये आपका ए वेक्टर हो गया। जो दूसरा पॉइंट है उससे आप बी वेक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। जहाँ आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर मिले, अब इस जगह पे वैल्यू रख दो। r = a प्लस लैम्डा b - a, दैट्स ऑल। एक लाइन का ही आंसर है, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली हम लोग क्या फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, वो फार्मूला याद रहे और सही टाइम पे हम सही फार्मूला सही जगह पे यूज़ कर ले, दैट्स ऑल। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आप देख सकते हो। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू, 2 पॉइंट दिए हैं, सेम सिचुएशन है, ठीक है। अब उसके बाद 11.2 में 10th 11th 12th एंड 13 ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि डिलीटेड है एंगल बिटवीन लाइंस एंड लाइंस हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम समझ गए। अच्छा, अब बचा है अपन का लाइन में सिर्फ एक टॉपिक और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एकदम कान खोल के दिमाग खोल के सुन लीजिए क्या है वो टॉपिक और कैसे करने हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों लास्ट टॉपिक है लाइंस का, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। अब अगर हमें 2 लाइन दी हैं तो या तो 2 लाइन आपस में पैरेलल हो सकती हैं या फिर 2 लाइन आपस में पैरेलल नहीं हो सकती, यानी कि स्क्यू हो सकती है। तो पहला हम लोग फर्स्ट केस पढ़ते हैं कि अगर 2 लाइंस दी हैं आपको और वो लाइन पैरेलल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन। तो सबसे पहले सवाल आता है कि क्या वो हमें बता देंगे कि वो लाइन पैरेलल है। नो, हमें लाइन गिवन रहेंगी सिर्फ और हमें खुद पहचानना रहेगा कि वो लाइन पैरेलल है और या फिर स्क्यू। कैसे पहचानेंगे, कोई भी 2 लाइन पैरेलल होती हैं अगर उनके डायरेक्शन रेशोज सेम हो तो आपको देख के ऐसे पता चल जाएगा। 2 लाइन है, 2 लाइन्स है L1 L2, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। इसके डायरेक्शन रेशोज ABC हैं और दूसरी लाइन के भी डायरेक्शन रेशो सेम है। यानी अगर 2 लाइन के डिनोमिनेटर, अगर वो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी और डिनोमिनेटर सेम है या प्रोपोर्शनल है तो समझ जाइए कि वो लाइन पैरेलल है। अगर वो लाइन वेक्टर फॉर्मेट में दी है r = a1 + λb और उनके ये जो पैरेलल वेक्टर है वो सेम हो। देखिए फर्स्ट लाइन a1 + λb, दूसरी भी मतलब a1 + λb1 होना चाहिए, लेकिन ये दोनों सेम है, b1 b2 सेम है, b के इक्वल है। यानी कि या तो डिनोमिनेटर सेम हो या फिर ये जो पैरेलल वेक्टर सेम है, तो आप समझ जाइए कि लाइन जो है आपस में पैरेलल है, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में दी है चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में दी है, आप समझ जाओगे। अगर इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्टेंस होती है मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, b क्रॉस a2 - a1 अपॉन मॉड b। आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स निकाल सकते हैं। a1 और a2 यहाँ से उठाना है, a2 - a1 करना है और जो a2 - a1 एक वेक्टर ही आएगा, उस वेक्टर का b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है और उसके बाद b का मैग्नीट्यूड लेना है और इस तरह से रख देना है। दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, यानी कि आप ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, ठीक है। और एक खुशी की बात ये है कि हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है अगर लाइन पैरेलल है तो।
अगर लाइन वेक्टर फॉर्मेट में दी है तो हम सीधे ये फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने लाइन को कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया है तो पहले हम लाइन को चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे वेक्टर फॉर्मेट में। जब वो वेक्टर फॉर्मेट में बदल जाएगी तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन इसके चांसेस कम है। जनरली ये क्वेश्चन जो है वेक्टर फॉर्मेट में ही वो देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा। 11.2 का कि जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं 14 से लेकर 17 तक, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हैं, इसके कई पार्ट्स भी हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कैसे क्वेश्चंस हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन लाइन पे बेस्ड है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स। तो अगर लाइन पैरेलल है तो हम समझ जाएंगे। देखिए बहुत आसान है समझना। अगर B1 B2 सेम है तो लाइन पैरेलल है, और अगर B1 B2 सेम नहीं है तो लाइन स्क्यू है। तो ये तो बात हुई पैरेलल की। अब सीधे सीधे बात करते हैं स्क्यू लाइन की। स्क्यू लाइन का क्या फॉर्मूला है, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्क्यू लाइन्स के बीच की डिस्टेंस निकालना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अब मैं इसी को कन्वर्ट कर देती हूँ स्क्यू में, इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर देते हैं। लेट 2 स्क्यू लाइन्स आर गिवन। जो लाइन पैरेलल ना हो उन्हें स्क्यू लाइन कहते हैं। लेट L1 इज x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1, और ये क्या होगी फिर A2, B2 और C2। ये आपको 2 लाइंस दी हैं, और अगर वो कार्टेशियन में दी है तो ऐसे दी होगी, और वेक्टर में दी होगी तो ऐसे। अगर वेक्टर में दी है तो यहाँ B1 और B2 होगा। तो ध्यान से सुनिए, B1 B2 अलग अलग है तो लाइन स्क्यू है, अदरवाइज पैरेलल है। और इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म है दोनों लाइन के तो वो कैसी लाइन है? स्क्यू लाइन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बताते हैं कि अगर लाइन पैरेलल नहीं बल्कि स्क्यू है तो हम कैसे निकालेंगे इसके बीच की डिस्टेंस। तो वेक्टर फॉर्मूला है मॉड B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। आ रही बात समझ में? D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब लाइन्स कैसी हो? स्क्यू हो और वेक्टर फॉर्मेट में दी हो। लेकिन अगर लाइन किस फॉर्मेट में दी है? कार्टेशियन फॉर्मेट में, तो एक खतरनाक फॉर्मूला है। अगर आप उसको याद कर पाते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इस लाइन को वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए, चेंज कर दीजिए और फिर ये फॉर्मूला लगा लीजिए। बाकी वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक डिटर्मिनेंट है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, और यहाँ पे हो जाता है रूट ओवर b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 a2 b1 होल स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला। अगर आपको याद, ये न्यूमरेटर है एंड डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर। वैसे एक बार अगर याद हो जाए तो फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है, बट इट इज़ लेंदी। तो अच्छा है अगर बच्चों कार्टेशियन फॉर्मेट में आपको लाइंस दी हैं और वो लाइन कैसी हैं? स्क्यू लाइंस हैं। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। और अगर हमें लाइन दी है किसमें? वेक्टर फॉर्मेट में, तो आप इस तरह से लाइन निकालोगे, तो जिससे भी क्रॉस प्रोडक्ट बनता है वो आसानी से कर पाएगा। तो ये है हमारी 11.2। द लास्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14, 16, 17, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लगा लीजिएगा। चलिए अब उसके बाद चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेन। ये प्लेन होता क्या है? जैसे आपका राइटिंग पैड है, इमेजिन कीजिए कि आपका एक राइटिंग पैड है जिसको आपने XYZ, जो आपके दीवार के कोने में XYZ दिखते हैं ना, उसे आप टिका के रख दीजिए। कुछ इस टाइप की सिचुएशन दिखेगी, दैट्स द प्लेन। बहुत डिटेल में फ़िलहाल हम नहीं पढ़ेंगे। सपोज़ हमें कुछ एक ऐसा प्लेन दिया है जिसका इक्वेशन हमको डिफरेंट कंडीशन में निकालना है। उसमें से पहला केस है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट 3 केसेस लिख के रखे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी के जो 3 है यहाँ पे एक तरह से समझ सकते हैं कि प्लेन में हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं। ये पहले 3 लिखे हैं विच आर यस वी हैव टू स्टडी, सिलेबस में है।
ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसके बाद आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। हमें कुछ ऐसी सिचुएशन दी होगी कि कोई प्लेन होगा जिसमें एक पॉइंट P होगा जिसके कोऑर्डिनेट x, y एंड z होंगे, और इस पॉइंट को हम कभी भी चाहें तो वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप लिख सकते हैं। और इसमें इस प्लेन में एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा n कैप, जिसकी वैल्यू li प्लस mj प्लस nk क्वेश्चन में दी रहेगी, बोला जाएगा कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। इस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होगी, तो ऐसे सिचुएशन में प्लेन का इक्वेशन होगा r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। d क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस, ये भी दी रहेगी। r तो r ही रहेगा, r की जगह कुछ नहीं रखना है। आपको n दिया रहेगा नॉर्मल वेक्टर, आप उसको यूनिट में बदलेंगे। अगर यूनिट ही दिया है तो फिर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। मतलब d दिया है, n दिया है, अगर n दिया है तो n कैप निकालिए, और n कैप ही दिया है तो डायरेक्ट ही यहाँ पे रख दीजिए। तो अगर हमने मतलब हमें सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन देगा, वो d और n उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। किस फॉर्मेट में हो गया ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्मेट में। अच्छा, अब अगर हम इसका कार्टेशियन फॉर्मेट निकालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, r की जगह रख देना है ये xi प्लस yj प्लस zk, और n की जगह रख देना है ये, दोनों को कर लेना है डॉट प्रोडक्ट। i डॉट i1 तो मिल जाएगा lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d। ये हो गया प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में। मतलब n दिया है, d दी है, आपको n से l m और n उठाना है और ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। तो यह है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, यानी कि फर्स्ट केस। तो अपन अगर बात करें तो हम पहुंच गए हैं 11.3 में। 11.3 में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हो, d जो है 7 दी हुई है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ एट डिस्टेंस 7 फ्रॉम द ओरिजिन। d 7 दिया है एंड नॉर्मल टू द वेक्टर n दिया हुआ है, n से n कैप निकालिए और इस जगह पे वैल्यू रख दीजिए, तो वेक्टर इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसी का कार्टेशियन चाहिए होता तो यहाँ पे रख देते, ठीक। तो आपका सेकेंड थर्ड क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड है, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इसी पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन परपेंडिकुलर इज गिवन टू द प्लेन। जो प्लेन होगा, प्लेन पे एक परपेंडिकुलर n वेक्टर दिया रहेगा। तो जब n वेक्टर इज गिवन, यानी कि प्लेन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर है वो दिया है अगर, और प्लेन पे एक पॉइंट A है वो दिया है, तो हम प्लेन का वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे r वेक्टर माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0। इन दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर के है और यहाँ पे नॉर्मल प्लेन का है। तो 11.3 में आप ध्यान से देखिएगा, 11.3 में जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है उसमें नॉर्मल वेक्टर के है, तो ये वाला क्वेश्चन लगेगा। जबकि आप देख सकते हो फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन 11.3 पेज नंबर 493 आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट दिया है, यानी ए दिया है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, एंड नॉर्मल टू द प्लेन यानी n दिया है, आपको कैपिटल N दिया हुआ है i प्लस जे माइनस के। आप वो नॉर्मल उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, ए जो पॉइंट है उसको आप क्या करोगे, वेक्टर फॉर्मेट में लिख के, मतलब आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे है और इसका कार्टेशियन फॉर्म जो है हम ये लिखेंगे। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका इस पे बेस्ड है। तो ये दोनों हमें समझ में आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन पे नहीं होंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा A जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 z1, सेकेंड पॉइंट होगा B जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2 z2, थर्ड पॉइंट होगा C जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x3 y3 z3। इन तीनों पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन, अगर प्लेन का इक्वेशन वेक्टर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इन तीनों पॉइंट को वेक्टर फॉर्मेट में बदलना होगा। कैसे? बस i j k लगा देना है, और क्या। तो a वेक्टर यहाँ से मिलेगा, b वेक्टर यहाँ से मिलेगा, c वेक्टर यहाँ से मिलेगा, ठीक है, मिल गया। अच्छा,
अब इसका फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दीज थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट इज r माइनस ए वैक्टर डॉट b वैक्टर माइनस ए वैक्टर क्रॉस c वैक्टर माइनस ए वैक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है प्लेन का वेक्टर इक्वेशन जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जाता है। आई थिंक ये 3 टॉपिक आपको क्लियर है ना। अब इसी थर्ड कंडीशन का कार्टेशियन फॉर्मेट में आपको और बता रही हूँ, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यानी कि पहले x1 माइनस होगा और यहाँ पे क्या होगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। यहाँ पे x1 माइनस होगा या y1 माइनस होगा या z1 माइनस। जब हमें पॉइंट्स तो अभी हम क्या करना है, जब वेक्टर इक्वेशन हम निकालते हैं प्लेन का तो हम पहले पॉइंट्स को वेक्टर में बदलते हैं, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे सीधे पॉइंट रख देना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना है। एनसीईआरटी की बात करें तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे 11.3 में 6 क्वेश्चन देख सकते हैं। 6 के 2 पार्ट हैं, दोनों ही किस पे वेट्स हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट x1 y1 z1 बन जाएगा, दूसरा x2 y2 z2, तीसरा x3 y3। यहाँ पे रख के डिटरमिनेंट सॉल्व कर देना। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको। ठीक है, प्लेन के 3 इम्पॉर्टेंट जो लास्ट टॉपिक बचे हैं उनकी 3 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए प्लेन में, अब बचे हैं 3 लास्ट टॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेन्स में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोप्लेनैरिटी ऑफ 2 लाइंस। हमें क्या होगा कि 2 लाइंस दी रहेंगी। लाइन का इक्वेशन हम अभी पढ़े हैं। सपोज लाइन जो है वेक्टर फॉर्मेट में दी है और आपको प्रूव करना होगा कि वो लाइन जो है एक ही प्लेन पे प्रेजेंट है। तो जो हमें लाइन दी है वो या तो वेक्टर फॉर्मेट में दी हो सकती है या फिर कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो सपोज जो हमें लाइन दी है वो वेक्टर फॉर्मेट में है, तो आप लाइन के इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 उठाएंगे और ये है कोप्लेनैरिटी की कंडीशन दैट a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। यानी b1 और b2 का पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, उसके बाद a2 माइनस a1 कर लो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। अगर वो आ जाता है 0 तो प्रूव हो जाएगा कि जो दोनों लाइंस हैं वो एक ही प्लेन पे प्रेजेंट हैं, यानी कि कोप्लेनर है। ठीक, अब इन केस लाइंस जो हमें दी है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, यानी कि x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1 इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन। तो आप लाइन से उठाइए x1 x2 y1 y2 z1 z2 a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 और रख दीजिए इस जगह पे और डिटर्मिनेंट को कर लीजिए सॉल्व। अगर 0 आ जाता है तो ये प्रूव हो जाता है कि लाइन्स कैसे हैं, कोप्लेनर है। कोई भी लाइन है तो हम कोप्लेनर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। अगर हमें 2 प्लेन दिए हैं और उनके इंटरसेक्शन से कोई तीसरा प्लेन जाता होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा। आपको जो प्लेन दिए हैं, सपोज ये दोनों प्लेन्स हैं, आपको यहाँ से n1 n2 d1 d2 उठाना है और इस जगह पे रख देना है। एक बार देखने को तो ये कंडीशन थोड़ा सा लेंदी लगती है याद, लेकिन फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा। r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। बिलीव मी, कुछ नहीं करना है, वैल्यू उठाना है, इस जगह पर रख देना है। तो जो हमारा आंसर आएगा किसके फॉर्मेट में होगा, लैम्डा के फॉर्मेट में। अगर प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया है, यानी कि इसी को हमको अगर कार्टेशियन फॉर्मेट में बदलना है तो n की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, a1i प्लस b1j प्लस c1k और n2 की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, a2i प्लस b2j प्लस c2k। अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिल जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल। जैसे यहाँ पे एक लैम्डा है ना, तो अगर आपको आंसर लैम्डा के फॉर्मेट में देना है तो यहीं रुक जाना है। लेकिन अगर आपको एक पॉइंट भी दिया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11.3 का 10th क्वेश्चन है, उसमें एक पॉइंट भी दिया है।
पासिंग थ्रू पॉइंट 213, तो आपको एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट रख देना है, तो लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा उठाने के बाद हम लोग वापस इसी में रख देंगे। तो इस तरह से जब आपको पॉइंट निकालना, पॉइंट दिए होते हैं यानी कि वो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए दिया, तो याद रखिए कि 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 11.3 का, इसी कंसेप्ट पे है। और एग्जाम्पल नंबर 20 एग्जाम्पल एंड 10th क्वेश्चन एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक पे। तो ये है कोप्लेनारिटी एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन। ध्यान से समझिएगा कि अगर फॉर्मूला अपन को याद है तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत आसान है, 2-2 लाइन के इसके क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए, जो लास्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। आपको कोई एक पॉइंट दिया होगा और एक प्लेन का इक्वेशन दिया है। अगर प्लेन जो है वो कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ax + by + cz = d, और पॉइंट है x1 y1 z1। तो अगर हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इस पूरे प्लेस में x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 -d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² + c²। ये इसको अपन रख देंगे। ये स्ट्रेट लाइन में भी आपने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, वैसे ही टाइप का है, बस यहाँ पे लाइन की जगह प्लेन दिया हुआ है। तो ये है जब लाइन कार्टेशियन फॉर्मेट में दी है तो पॉइंट से उसकी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। समझ में आई बात, कुछ नहीं करना है, इस जगह पे रख देना है। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें आपको प्लेन के इक्वेशन दिए, साथ में पॉइंट दिया है। सारे क्वेश्चन जो हैं कार्टेशियन फॉर्मेट में ही दिए हुए हैं, तो इसलिए हमको सिर्फ यही वाला फॉर्मूला उसमें लगा लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लीजिएगा। पॉइंट दिए हैं सामने और यहीं पे प्लेन दिया, सिर्फ इस जगह पे वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा, इन केस आपको जो प्लेन दिया है वो वेक्टर फॉर्मेट में दिया है और पॉइंट जो है वो भी वेक्टर फॉर्मेट में दिया है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट वैसे हम लोग को पॉइंट हमें ऐसे फॉर्मेट में भी दिया है तो भी हम तो वेक्टर फॉर्मेट में निकाल सकते हैं ना, x1i + y1j + z1k, है ना। तो a निकाल लेंगे पॉइंट से और पॉइंट को इस जगह पे रख देंगे a.n - d अपॉन mod n। इन केस आपको प्लेन अगर वेक्टर फॉर्मेट में दिया है तो ये है उसका फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का। तो यहाँ से हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट होती है, सिलेबस कंप्लीट होता है। इसमें एडिशनली 2 टॉपिक्स और हैं जो अक्सर आते हैं और आपको मिसलिनियस में मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक है मिसलिनियस के भी, उसी टॉपिक से आप मिसलिनियस के क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके लास्ट 2 टॉपिक की ओर। कई बार इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से पहला है हमें एक प्लेन दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा। इस पॉइंट से अगर हमने प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है देन वी हैव टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस इज़ द फर्स्ट केस। वैसे एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है भी, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 11.3 का, तो क्वेश्चन आ सकता है इसका दूसरा वर्जन है कि जब हमें किसी एक पॉइंट की इमेज निकालनी हो किसमें, प्लेन में, तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, इसमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा रहता है। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। किसी भी प्लेन पे अगर हम किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि हमें m के कोऑर्डिनेट निकालना है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और इसका फुट ये है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m। वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अपन को एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है उसमें जो पॉइंट दिया है वो ओरिजिन है, ठीक है। तो ठीक है, ओरिजिन ही ले लेते हैं। तो अभी देखिए, ओरिजिन से हमने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि ये जो लाइन OM है, OM इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन। और पास किससे होती है, तो अगर OM इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो OM के डायरेक्शन रेशियोज वही होंगे जो इस प्लेन के हैं। तो इक्वेशन ऑफ, तो OM क्या है, एक परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर भी तो एक लाइन होता है ना। तो इक्वेशन ऑफ OM के परपेंडिकुलर होंगे OM का इक्वेशन होगा
x माइनस, अब देखिए जो पॉइंट है यहाँ पे, तो x माइनस, लेकिन यहाँ पॉइंट 0 है, अपॉन जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा वो हमें ये उठाना है, डायरेक्शन रेशियो इसका 2 और y माइनस 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 4। कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन है उससे हमने डायरेक्शन रेशियो ले लिया है। तो ये है इक्वेशन, इसको हम कुछ मान लेंगे, लेट दिस इज r। अब यह इसे हम सॉल्व करेंगे अलग अलग और x y z निकालेंगे। x/2 इज इक्वल टू r, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 2r मिल जाती है। y/3 इज इक्वल टू r, तो y की वैल्यू 3r मिल जाती है। z/4 इज इक्वल टू r, तो z की वैल्यू हमें 4r मिल जाती है। अब ये जो x y z है ये किस में है, ये जो x y z मिला है, यानी कि m के कोऑर्डिनेट हमने x y z माने थे और ये x y z ये आए हैं, और ये पॉइंट कुछ और नहीं बल्कि प्लेन पे ही प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दीज पॉइंट्स लाइज ऑन प्लेन, ये पॉइंट जो है वो प्लेन में है, लाइज ऑन प्लेन। तो प्लेन के इक्वेशन में हम x y z की जगह अपने ये पॉइंट जो हमने अभी निकाला है वो रख देंगे, जिससे हमें r मिल जाएगा। ठीक है, तो m के कोऑर्डिनेट क्या हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ m है x यानी कि 2r, y यानी कि 3r, z यानी कि 4r। अब हम इसमें रख देते हैं क्या, अपना जो x y z था वो प्लेन के इक्वेशन में रख देते हैं। तो x की जगह 2r, y की जगह 3r और z की जगह 4r। यह आएगा 4r प्लस 9r प्लस 16r इज इक्वल टू 12। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29r इज इक्वल टू 12। r इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 29। जैसे ही मिला, अब r की हेल्प से आप क्या निकाल पाओगे, m के कोऑर्डिनेट, और m के कोऑर्डिनेट ही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2r, और r तो 12/29 है, तो कितना हो जाएगा 24/29 कोमा 36/29 कोमा 48/29। अच्छा देखिए, अभी अपन को ओरिजिन दिया है, क्योंकि मैंने इसलिए ओरिजिन लिया है क्योंकि एनसीईआरटी में अपन को ओरिजिन वाले क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन अगर ओरिजिन के अलावा कुछ और होता तो बस यहाँ पे चेंज आएगा। जैसे हमने 0 0 सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 सब्ट्रैक्ट करते, फिर इसको सॉल्व करते और r फिर उसी फॉर्मेट में मिलता और फिर निकाल के यहाँ पे प्लेन के इक्वेशन में रख देंगे। तो मेथड सेम रहेगी, चाहे हमें पॉइंट कुछ भी दियो है, ऐसे ही हमें निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द गिवन प्लेन। अब इसके सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक जिसमें हमें क्या करना होता है, किसी प्लेन में किसी पॉइंट की इमेज क्या बन रही है ये निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग m तक किए थे, अभी m निकालने के साथ साथ ये निकालना है, q के कोऑर्डिनेट निकालना है, p का जो इमेज है q है, q निकालना है हमें। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक पॉइंट p दिया है और p की इमेज इस प्लेन में क्या है, q है, वो हमें निकालना है। फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द प्लेन। ठीक, तो सबसे पहले pq क्या होगा, PQ परपेंडिकुलर होगा प्लेन पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और अगर PQ परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो तो परपेंडिकुलर भी तो एक लाइन है, तो अगर हम PQ लाइन का इक्वेशन निकालना चाहें तो उसके डायरेक्शन रेशियोज वही होंगे जो प्लेन के हैं। तो इक्वेशन ऑफ PQ, और PQ लाइन का हम सीधे सीधे इक्वेशन निकालेंगे। तो लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन होता है ना x माइनस x1 अपॉन a1, तो जो नीचे डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो ये इससे लेना है प्लेन से। तो 3 इज इक्वल टू y माइनस, पहले हम डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ PQ एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज वुड बी, जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे 3 माइनस 1 एंड 4। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ हो जाएंगे 3 माइनस 1 एंड 4, तो यहाँ -1 और यहाँ पे 4। अच्छा, अब लाइन में तो हमें पॉइंट भी चाहिए, तो जो PQ लाइन है वो किससे पास हो रहा है, गिवन पॉइंट से। जो अपन का पॉइंट 3 माइनस 2 1 है, यहाँ पे रखना है। समझ लीजिए फिर से, हमें एक पॉइंट दिया है, कौन सा 3 माइनस 2 1,
और पी क्यू लाइन परपेंडिकुलर है। वैसे हमें क्यू की इमेज, पी की इमेज क्यू निकालना है, लेकिन पी क्यू जो है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर एक लाइन है जिसका इक्वेशन हम अगर निकालना चाहें तो जो पी क्यू है वो पास पी से हो रहा है, तो x माइनस x1 की जगह 3 रखिए, इज इक्वल टू y माइनस y1 की जगह -2 रखिए, इज इक्वल टू z माइनस z1 की जगह 1 रखिए, और जो डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशोज होते हैं उसकी जगह क्या रखेंगे, उसकी जगह प्लेन की डायरेक्शन रेशोज रखेंगे, इज इक्वल टू r मान लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3r, x इज इक्वल टू 3 प्लस 3r, y इज इक्वल टू, ये यहाँ बन जाएगा, कितना आ जाएगा, -2 माइनस r, और z इज इक्वल टू, z माइनस 1 इज इक्वल टू 4r, z इज इक्वल टू 1 प्लस 4r। तो ये XYZ मिल गया। ये XYZ क्या है, ये जो XYZ है ये m के कोऑर्डिनेट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, अब Q के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं, Q के कोऑर्डिनेट XYZ हमें मिल गए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर XYZ, और x क्या मिला है 3 प्लस 3r, y क्या है -2 माइनस r, z क्या है 1 प्लस 4r। तो Q के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं। अब P के कोऑर्डिनेट भी पता है और Q के कोऑर्डिनेट भी पता है। M क्या है, उसका मिड पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि M इज़ द मिड पॉइंट, M इज़ मिड पॉइंट ऑफ PQ। PQ का मिड पॉइंट है कौन, M। तो अब M के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखिए कभी भी हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो इन दोनों के जो x कोऑर्डिनेट हैं उसका डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। ठीक है, तो इसका Q का x कोऑर्डिनेट क्या है 3 प्लस 3r, और P का क्या है 3, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 3r डिवाइडेड बाई 2। फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करिए, तो y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे तो -4 माइनस r डिवाइडेड बाई 2। फिर दोनों के z कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 4r डिवाइडेड बाई 2। ये m के कोऑर्डिनेट होंगे। जो PQ है उसका मिड पॉइंट निकाल लिए। अब ये जो PQ है, ये जो m है, ये किस पे लाई करता है, लाइज इन द प्लेन, प्लेन में ही तो है ये m जो है वो प्लेन में है। प्लेन के इक्वेशन में ये रख देंगे, तो प्लेन का इक्वेशन है, पुटिंग इन इक्वेशन ऑफ प्लेन के इक्वेशन में रख दो, तो 3x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। XYZ की वैल्यू रख दीजिए। x क्या है 6 प्लस 3r/2, y क्या है -4 माइनस r/2, z क्या है 2 प्लस 4r/2। सॉल्व कर लेंगे और r निकाल लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से r की वैल्यू -1। r की वैल्यू हमें जैसे ही मिलती है वैसे ही हम q के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और वही है आंसर, यानी कि p की इमेज। तो q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3 माइनस 3 यानी कि 0, और आएगा आपका 0 -1 एंड -3, और ये है कोऑर्डिनेट ऑफ q। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की प्लेन में इमेज निकाल सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर ध्यान दें तो आप समझ पाओगे। तो ये चूँकि क्वेश्चन कई बार आया हुआ है CBSE में, तो आप इसे लगा सकते हो। तो बच्चों इस तरह से हमारा पूरा प्लेन जो है कंप्लीट होता है। आई होप आप समझ पाए हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।